हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएस एंड लॉ। एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में आज हम करेंगे बुद्धिज्म इन इंडिया। पिछली बार हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली बुद्धिज्म भी उसी के आसपास 2600 इयर्स अगो आया था और सारे धार्मिक रिलीजन्स की तरह इसका फोकस भी लोगों की वे ऑफ लाइफ को चेंज करना था। आज के समय में बुद्धिज्म साउथ और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजन है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स फाउंडर एंड He was born in 563 BC। ध्यान रखिएगा कि महावीर और गौतम बुद्ध के जन्म की तिथि आपसे जनरली एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी बिकॉज इन डेट्स में काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इन वेरियस बुक्स। अब बात करें गौतम बुद्ध की तो ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नियर कपिलावस्तु। अब देखिए कपिलावस्तु ये नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन साक्य ट्राइब के चीफ थे और इसी वजह से गौतम बुद्ध को हम शाक्य मुनि भी कहते हैं ड्यू टू हिज लीनेज। अब माना यह जाता है कि इनकी मदर की मृत्यु इनके जन्म के तुरंत बाद हो गई थी या फिर इनके जन्म के 7 दिन के अंदर अंदर हो गई थी। ऐसे में इनको इनकी मौसी ने पाला था जिनका नाम था प्रजापति गौतमी और यहीं से इनको नाम मिला गौतम। गौतम बुद्ध की शादी यशोधरा से हुई एंड ही हैड अ सन नेम्ड राहुल। इन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और इस इवेंट को हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं और इसका सिंबल है हॉर्स। अब ये चीज आपको पता होगी कि सब कुछ त्याग देने का जो आइडिया है वो गौतम बुद्ध को 4 सीन्स की वजह से आया। वन वॉज रिगार्डिंग अ सिक मैन, दूसरे में एक बूढ़ा व्यक्ति था, तीसरे में एक मृत व्यक्ति था और चौथे में एक सन्यासी था। अब इन चारों सीन्स को देखने के बाद गौतम बुद्ध का मन बना कि वो घर बार त्याग के एक योगी बन जाएं। अब लगभग 7 साल तक इन्होंने काफी सारी ट्रैवलिंग की और 35 साल की उम्र में इनको इनलाइटनमेंट मिला एट कुरुवेला जब ये एक पीपल के पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना। इस रिवर का नाम आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, ये जो पीपल का पेड़ था इसको हम बोधि ट्री कहते हैं बिकॉज आज के समय में ये बिहार के बोध गया में स्थित है। अब देखिए गौतम बुद्ध का पहला सरमन सारनाथ वाराणसी में हुआ था। इस इवेंट को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और इसका साइन एक चक्र होता है जैसा कि हमारे इंडियन फ्लैग में है। अब देखिए बुद्धा की मृत्यु 483 बीसी में मानी जाती है अंडर अ साल ट्री इन कुशीनगर यूपी। ध्यान रखेगा कि इनको इनलाइटनमेंट पीपल ट्री के नीचे मिला था जबकि इनकी मृत्यु साल ट्री के नीचे हुई थी। अच्छा, इनकी डेथ के इवेंट को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। ध्यान रखेगा कि जैनिज्म में मृत्यु को निर्वाण के नाम से जानते हैं जबकि बुद्धिज्म में निर्वाण रेफर्स टू एनलाइटनमेंट। अब देखिए बुद्ध का मतलब ही होता है इनलाइटेंड वन और बुद्ध के समय पे महावीर के अलावा किंग प्रसन्नजीत, बिंबिसार और अजात शत्रु भी थे। अब हाल ही में आपने न्यूज में देखा होगा कि नेपाल ने क्लेम किया है कि गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन नेपाल। असल बात यह है कि बुद्धा का जन्म लुम्बिनी नाम के फॉरेस्ट में हुआ था। अब ये फॉरेस्ट भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। अब हम देखते हैं बुद्धिज्म के कुछ बेसिक टेनेंट्स को। अब जब भी हम लोग बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है मध्यम मार्ग। अब देखिए मध्यम मार्ग का ये अर्थ नहीं है कि आपको सेंट्रल पाथ पे चलना होगा बल्कि इसका ये अर्थ है कि आपको 2 एक्सट्रीम्स अवॉइड करने चाहिए। जब भी मध्यम मार्ग के सिद्धांत को लोग पॉलिटिक्स पे अप्लाई करते हैं तो उनका कहना रहता है कि मध्यम मार्ग मतलब हर एक चीज पे सेंट्रल स्टैंड लेना जो कि पॉलिटिकली करेक्ट हो। बट दिस इज अ मिथ। इसी वजह से बुद्धा ने ये कहा था कि आप 2 एक्सट्रीम्स को अवॉइड करिए, मतलब ना ही आप एक्सट्रीम लेफ्टिज्म में चले जाइए और ना ही आप एक्सट्रीम राइट विंग में चले जाइए। और लाइफ के केस में बुद्धा ने कहा कि ना ही आप पूरी तरीके से वर्ल्डली प्लेजर में इंडल्ज हो जाइए और ना ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट एब्स्टिनेंस और एसेटिज्म फॉलो करने लगिए। अब देखिए वैदिक रिलीजन या फिर सनातन के सामने जितने भी नए रिलीजन्स आए दे वर नॉट सक्सेसफुल और इसका मेन कारण ये था कि सनातनीज आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन कि आप क्या नया ऑफर कर रहे हैं बिकॉज सब कुछ तो हम बता चुके हैं, आप ऐसी कौन सी अलग सी चीज लेकर आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि वो समय शास्त्रार्थ का हुआ करता था एंड बुद्धिज्म और हर एक धार्मिक रिलीजन में शास्त्रार्थ प्रैक्टिस किया जाता था। अब इसका कारण सिंपल सा था। सनातन रिलीजन में वन ग्रुप ऑफ सोसाइटी वॉज इंडल्ज इन एकेडमिक्स, मतलब जो ब्राह्मण्स थे वो फुल टाइम एकेडमिक्स पे ही काम करते थे एंड दे वर नॉट अ लैंड होल्डिंग सोसाइटी। इस वजह से उनके पास एग्रीकल्चर जैसे काम भी नहीं थे। इसके अलावा अगर गृहस्थ आश्रम वाले व्यक्ति को छोड़ दें तो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास इन तीनों एजेस के लोग
एकेडमिक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ऐसे में जो भी रिलीजन्स आए दे वर नॉट एबल टू ऑफर एनीथिंग न्यू। अब जैसे इंडिविजुअलिज्म के कॉन्सेप्ट को ले लीजिए, हमारे यहाँ ज्यादातर फिलॉसफी एक इंडिविजुअल को सेंटर में रख के लिखी गई है, ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह सोसाइटी को ध्यान में रख के। और बुद्धा ने भी बाकी सारे धार्मिक रिलीजन्स की तरह इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट किया। अब देखिए बुद्धिज्म में मेनली दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आर्य सच्छानी और अष्टांगिका मार्ग। आर्य सच्छानी है 4 नोबल ट्रुथ्स, जबकि अष्टांगिका मार्ग का अर्थ है 8 फोल्ड पाथ। 4 नोबल ट्रुथ्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले है सफरिंग यानी कि दुख, और दुख ही दुनिया का असेंस है। अब देखिए सनातन में यही कॉन्सेप्ट मृत्यु लोक से आता है, मतलब जिस दुनिया में आपका जन्म हुआ है इट इज नोन एज मृत्यु लोक, और यहाँ पर आकर आपको सफर करना पड़ेगा अंटिल योर डेथ। बुद्धा ने ये भी कहा कि जो भी सफरिंग है इट हैज अ कॉज, यानी कि एक हिसाब से इन्होंने कर्म के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, बट यहाँ पर इसका नाम था समुद्दय। इसके अलावा बुद्धा ने कहा कि सफरिंग को खत्म किया जा सकता है एंड दिस वाज नोन एज निरोध। और निरोध को अचीव करने के लिए आप 8 फोल्ड पाथ अपना सकते हैं। अब देखिए सनातन में इसी की जगह पर 3 लायबिलिटीज की बात की गई थी, या फिर हम कहें 3 ऋण। इसमें से पहला था पितृ ऋण, मतलब अपने परिवार के प्रति और अपने पिता के प्रति जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं। दूसरा था देव ऋण, यानी कि नेचर के प्रति आपकी जो भी लायबिलिटीज हैं। और लास्ट था ऋषि ऋण, यानी कि टीचर के प्रति आपकी जो लायबिलिटीज हैं। अब इन लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए आप अपना योग चुन सकते हैं, मतलब या तो आप कर्म योग करें या फिर ज्ञान योग और या फिर भक्ति योग। अब दुख और लायबिलिटी दोनों ही नेगेटिव टर्म्स हैं और इसी वजह से ये दोनों ही कॉन्सेप्ट समानांतर हैं। बात करें 8 फोल्ड पाथ की, तो इसमें जो भी एक्टिविटीज हैं दे आर इंटर रिलेटेड टू नॉलेज, कंडक्ट एंड मेडिटेशन। ये सारे हैं आपके पहले 3 पाथ। अब देखिए इन सबको याद रखने के लिए आप एक एब्रिविएशन इस्तेमाल कर सकते हैं, विस आलमेक, मतलब राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। इसमें से पहले 2 आपके इंडिविजुअल के लिए हैं, इसके बाद के 3 ये आपके कैसे आप इंटरैक्ट करते हैं सोसाइटी से इसके विषय में है, और लास्ट में तीनों जो हैं ये मेडिटेशन से रिलेटेड हैं। अब देखिए बुद्धिज्म की सेंट्रल डॉक्ट्राइन होने की वजह से दुख के विषय में यह माना जाता है कि इट इज नॉट लिमिटेड टू एक्चुअल पेन बट ऑल्सो इन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। इसके अलावा अपने जीवन काल के दौरान किसी भी व्यक्ति को इनलाइटनमेंट पाना होगा, और इसके लिए आपको सेल्फ इंटेलिजेंस और सेल्फ डिनाइल के मोड से बाहर निकलना होगा। बुद्धिज्म का यह मानना था कि देयर इज नो सुप्रीम गॉड और डाइटी। अब ये चीज भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दी हुई हैं। कुछ बुक्स के हिसाब से बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में जब हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं तो जैनिज्म डजंट बिलीव इन सुप्रीम गॉड, जबकि बुद्धिज्म बिलीव्स इन सुप्रीम गॉड, और कई बुक्स में इसी का उल्टा दिया हुआ है। इसके अलावा बुद्धा ने एक मोनेस्टिक ऑर्डर भी बनाया था, मतलब जो भी मॉन्क्स हैं उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनके लिए इन्होंने पंक्सील या फिर 5 परसेप्ट्स दिए थे। ये हैं वायलेंस, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लाइंग और गॉसिप एंड टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। अब देखिए बहुत लोगों का मानना है कि बुद्धिज्म के फेलियर का एक और कारण था कि शुरुआत में गौतम बुद्ध ने संघ में, जो कि बुद्धिज्म का मोनेस्टिक ऑर्डर था, उसमें महिलाओं के एंट्री पे पाबंदी लगाई थी। लेकिन गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ये चीज चेंज हो गई और मोनेस्टिक ऑर्डर में काफी ज्यादा लोग सेक्सुअल मिसकंडक्ट में शामिल हो गए। अब देखिए बुद्धा की ज्यादातर जो टीचिंग्स हैं वो ओरल हैं। इन्होंने अपने जीवन काल के दौरान 45 वर्षों तक सरमन्स कंडक्ट किए थे और संघ की स्थापना की थी एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, जहां पर टीचिंग्स, ग्रुप रेसिटेशंस और फेस्टिवल्स मनाए जाते हों। अब देखिए बुद्धा की जो भी टीचिंग्स थी उनको कई बार रिहर्स किया गया और ऑथेंटिकेट किया गया, एंड फाइनली एट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑल दीज टीचिंग्स वर डिवाइडेड इनटू 3 पिताकास, जबकि इसी को लिखा गया था 25 बीसी में इन पाली। अब 3 पिताकास की बात करें तो इसमें से सबसे पहले है विनय पिताका, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अबाउट कंडक्ट एंड डिसिप्लिन दैट विल अप्लाई ऑन मॉन्क्स एंड नन्स। दूसरी तरफ सुत्त पिताका में बुद्धा की जो भी टीचिंग्स थी अबाउट धर्मा उनको दिया गया था। अब जो सुत्त पिताका है इसको 5 निकाय में या फिर कलेक्शंस में डिवाइड किया गया है, दीघ निकाय, मध्यमा निकाय, संयुत्ता निकाय, अगुंतरा निकाय और खुद्दका निकाय। इसके अलावा जो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड पिताका था उसको अभिधम्म कहते थे, एंड इट वाज अ फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। बुद्धिज्म से रिलेटेड दूसरे फेमस टेक्स्ट हैं दिव्य वंदना, दीप वमसा, महावमसा और मिलिंद पान्हा। अब हम देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स को।
अब देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स को ज्यादातर हम जानते हैं ड्यू टू द इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स जो कि बुद्धिज्म के हिस्ट्री में घटित हुए। अब इनिशियली तो ये प्रोसेस पीसफुल रही, लेकिन बाद में जब बुद्धिज्म में सेक्ट्स बढ़ गए तो दीज काउंसिल्स रिजल्टेड इन सेक्टेरियन क्लैशेस और बाद में बुद्धिज्म थेरावादा और महायान के बीच में डिवाइड हो गया। मेजरली हम 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानते हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धा की डेथ के जस्ट बाद हुई थी अंडर द पेट्रोनेज ऑफ किंग अजातशत्रु और इसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। अब उस समय पर मगध की राजधानी थी राजगृहा और इसी वजह से राजगृहा के पास सप्तपानी केव्स में ये काउंसिल हेल्ड की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धा की सारी टीचिंग्स को मिताकाश में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो अब मगध की राजधानी वैशाली हो गई थी और इसी के पास इस काउंसिल को हेल्ड किया गया अंडर द पेट्रोनेज ऑफ काल अशोक इन 383 बीसी। इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे सब्बकामी। इसके बाद थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्र में हेल्ड हुई थी अंडर द पेट्रोनेज ऑफ अशोक और इसके प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तिस्सा। कहा जाता है कि मोगलीपुत्र तिस्सा वाज वन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ अशोक। अब देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तक शाक वंश भारत में आ चुका था जिसके सबसे ग्रेटेस्ट राजा थे किंग कनिष्क एंड ही वाज अ स्टॉन्च शैव। ये यूची ट्राइब को बिलोंग करते थे जो कि पामेर नॉट के आसपास रहती थी। बेसिकली कनिष्क वाज अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ पर एक और दिक्कत हो गई कि जो प्रेसिडेंट थे वो वासुमित्र थे और एक डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे जिनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष बिलीव्ड इन वैदिक ट्रेडिशंस बट ही आल्सो बिलीव्ड इन बुद्धिज्म और यहाँ पर अश्वघोष के जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने मिलकर महायान बुद्धिज्म की स्थापना की जो कि भारत के नॉर्थ में फैला। अब ये जो फोर्थ काउंसिल थी ये कश्मीर के कुंडलवन में 72 एडी में हुई थी। बात करें स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म की तो सबसे पहले है महायान। महायान एक संस्कृत वर्ड है। अब अभी तक ज्यादातर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे बिकॉज पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ पीपल। लेकिन जब अश्वघोष जैसे फिलोसफर्स आए तो दे ब्रॉट संस्कृत विद देम और इसी वजह से इन्होंने अपने सेक्ट का नाम रखा महायान जिसका अर्थ है ग्रेट व्हीकल। इस स्कूल के हिसाब से बुद्धा वॉज हिमसेल्फ अ गॉड और इसमें बुद्धा की आइडल वर्शिप की जाती है अलॉन्ग विद बोधिसत्वास। अब मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को महाराज कनिष्क का पेट्रोनेज प्राप्त था और इसी वजह से ये सेक्ट भारत के नॉर्थ में सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गया और जहां पर भी महायान ट्रेडिशन गए वहां पर इन्होंने अपने लोकल कल्चर्स बना लिए इन चाइना, कोरिया, तिब्बत एंड जापान। अच्छा जो शब्द है हीनयान ये एक तरीके से स्लैंग वर्ड था फॉर दोज पीपल हु डिड नॉट फॉलो महायान बुद्धिज्म क्योंकि हीनयान का अर्थ है डिफेक्टिव व्हीकल या फिर अबैंडन्ड व्हीकल। अब देखिए ये बुद्धिज्म के ट्रेडिशनलिस्ट थे बिकॉज दे बिलीव्ड इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा जबकि महायान बुद्धिज्म का मानना था कि समय और समाज के साथ बुद्धा की जो भी टीचिंग्स हैं उनका हमें नया इंटरप्रिटेशन करना होगा इन द लाइट ऑफ लोकल कल्चर्स। जबकि हीनयान बुद्धिज्म बुद्धा के ओरिजिनल डॉक्ट्राइन्स पे विश्वास करता था। हीनयान में आइडल वर्शिप को नहीं माना जाता एंड इट फॉलोज सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। अब देखिए हीनयान एक जेनरिक क्लास था और इसी के अंतर्गत थे थेरावादा। ये स्कूल ऑफ थॉट सबसे क्लोज है टू दी ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अब जब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं तो वी नो दी क्लैशेस बिटवीन तमिल एंड सिन्हली। अब ये लिंग्विस्टिक क्लैश है जहां पर तमिल से ही निकले थे लिट्टे और ज्यादातर जो भी तमिलियंस हैं दे फॉलो हिंदुइज्म जबकि जितने भी सिन्हली हैं जनरली दे फॉलो बुद्धिज्म। और श्रीलंका से ही थेरावादा बुद्धिज्म थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे आसियान कंट्रीज में पहुंचा। इसके अलावा एक और सेक्ट है वज्रयान। वज्रयान का अर्थ है व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट। ये बुद्धिज्म का तांत्रिक फॉर्म है। अब देखिए ऐसा नहीं था कि सनातन में तांत्रिक विद्या नहीं थी बिकॉज अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू तांत्रिक रिचुअल्स और इसी वजह से इसमें हमको ज्योमेट्री के वेरियस कॉन्सेप्ट मिलते हैं बिकॉज कोई भी तांत्रिक रिचुअल करने से पहले आपको जो ड्राइंग्स करनी होती हैं वो सब ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे बेस्ड होती हैं। वज्रयाना बुद्धिज्म में हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिचुअल्स पाते हैं एज कम्पेयर टू ऑल अदर बुद्धिस्ट स्कूल्स। अब देखिए एक और टाइप ऑफ बुद्धिज्म है जेन बुद्धिज्म जिसको आपने वेरियस चाइनीज मूवीज में देखा होगा। अब ये महायान बुद्धिज्म का ही एक पार्ट है एंड इट ओरिजिनेटेड इन चाइना ड्यूरिंग द टांग डायनेस्टी और इसके अंतर्गत वेरियस सब स्कूल्स बन गए। 7th सेंचुरी में जेन बुद्धिज्म जापान पहुंचा और यहाँ पे मेडिटेशन भी आ गया। बुद्धिज्म के स्प्रेड की बात करें तो बुद्धिज्म में 2 तरीके के डिसाइपल्स होते हैं, एक तो मॉन्क्स यानी कि भिक्षुस और दूसरे वर्शिपर्स यानी कि उपासक।
मॉन्क्स को संघ में ऑर्गेनाइज किया जाता है इन ऑर्डर टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अब संघ के वीडियोस आप आज भी देख सकते हैं, जहां पर एक बहुत ही डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन फॉलो होता है। और आज भी हमारे देश में जो भी संघ बचे हुए हैं, वहां पर बहुत ही विगरसली शास्त्रार्थ या फिर डिबेट की जाती है और मॉन्क्स में डिसिप्लिन इन्फोर्स किया जाता है। अब देखिए, संघ के एफर्ट्स की वजह से ही हमको बुद्धिज्म का रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिला। अच्छा, संघ को आप आरएसएस से भी समझ सकते हैं, बिकॉज प्रेजेंटली आरएसएस को हम संघ कहते हैं और इसका फुल फॉर्म भी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब देखिए, आरएसएस के दो कोर्सेस हैं, एक आईटीसी और एक ओटीसी। आईटीसी इज इनिशियल ट्रेनिंग कोर्स एंड ओटीसी इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स। और ये दोनों ही कोर्सेस बहुत ही ज्यादा रिगरस होते हैं और आपको मेनली डिसिप्लिन की ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। इसी तरीके से बुद्धिस्ट संघ में भी मॉन्क्स के अंदर डिसिप्लिन इन्फोर्स किया जाता था। अब बुद्धिस्ट संघ में मॉन्क्स होते थे, जबकि आरएसएस में वेरियस प्रचारक होते हैं। जैसे इन मॉन्क्स को बुद्धिज्म प्रोपोगेट करने के लिए जगह जगह भेजा जाता था, वैसे ही प्रचारक भी हैं। और डेमोक्रेटिक लाइन्स की बात करें तो संघ की ही तरह आरएसएस में भी कास्ट सिस्टम नहीं फॉलो होता। अब इन सारी चीजों को बताने का ये मकसद था कि आज के समय में जब भी हम आरएसएस का क्रिटिसिज्म करते हैं तो कई लोगों का कहना रहता है कि आरएसएस चर्च के जैसा स्ट्रक्चर अपनाता है, मतलब क्षेत्र प्रचारक, प्रांत प्रचारक एटसेट्रा। अब चर्च में डायोसीज, पोप और वेरियस अदर लेवल्स पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आरएसएस इज मोर लाइक बुद्धिस्ट संघा, ना कि चर्च। अब देखिए, बुद्धिज्म के आने के बाद 200 वर्षों तक कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए। लेकिन जब अशोक आए तो बुद्धिज्म केम इनटू लाइमलाइट। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अशोका ने वायलेंस को पूरी तरीके से नहीं छोड़ दिया था व्हेन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, बिकॉज अशोक के ही समय पे हमको एक मैसेकर देखने को मिलता है ऑफ द अजीविकाज, जो कि उस समय के एथीस्ट थे एंड बिंदुसार was follower of आजीविकाज। इसलिए भी अशोक didn't like the आजीविका स्कूल। बुद्धिज्म को सपोर्ट करने के चक्कर में इन्होंने काफी सारे आजीविकाज को मरवा दिया था। अब देखिए, अशोक के समय पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और इसके बाद अशोक ने काफी सारी मिशनरीज भेजी थी इन गांधार, मतलब अफगानिस्तान, कश्मीर, ग्रीस, श्रीलंका, बर्मा, इजिप्ट एंड थाईलैंड। और इन्हीं सब एफर्ट्स की वजह से बुद्धिज्म इंटरनेशनलाइज हो गया। बुद्धिज्म के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बुद्धिज्म ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन द इंडियन कल्चर। अब देखिए, बुद्धिज्म के आने तक भारत में ये फिलॉसफी थी कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन यदि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो सही है। इसमें से अब जो अहिंसा परमो धर्म वाला कॉन्सेप्ट है, ये आजादी से पहले गांधी जी ने काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया था, बट उससे भी पहले बुद्धिज्म में अहिंसा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता था और आज भी भारत इस चीज को फॉलो करता है। हाउएवर, पिछले कुछ समय में हमको एक शिफ्ट देखने को मिला है इन द इंडियन डिप्लोमेसी। पहले हम अहिंसा परमो धर्म को फॉलो करते थे, बट अब हम अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च पूरे श्लोक को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब किसी भी वॉर के केस में हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं तब हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी एक एग्जाम्पल है, जहां पर हमने यूएसए और यूएसएसआर में से किसी को नहीं चुना, बल्कि खुद का एक थर्ड फ्रंट बनाया जिसमें काफी सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज शामिल थी। इसके अलावा बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन आर्ट और आर्किटेक्चर में भी है, इंक्लूडिंग स्तूपाज इन सांची, भरूच एंड गया। अब देखिए, संघ को आप कॉलेजेस से समझ सकते हैं, लेकिन संघ से भी ज्यादा बड़ा था यूनिवर्सिटीज। अब यूनिवर्सिटीज सेंटर्स हुआ करते थे अबाउट लर्निंग। अब संघ में तो सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, बट यूनिवर्सिटीज वर ओपन टू ऑल काइंड ऑफ एकेडमिशियंस और इन सारी यूनिवर्सिटीज को संघ से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, स्पेशली तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इसके अलावा पाली के अलावा बाकी जो लोकल लैंग्वेजेस थी वो भी बुद्धिज्म के अंतर्गत डेवलप हुई और भारत का जो कल्चर था वो एशिया के कई हिस्सों में पहुंच गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं जो कि बुद्धिज्म के करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। पहला है इसमें हृदय स्कीम, यानी कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंतर्गत 3 बुद्धिस्ट सर्किट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की यह मंशा है कि वो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स को टूरिज्म पर्पस के लिए अट्रैक्ट करें। अच्छा, जो बुद्धिस्ट सर्किट का पोटेंशियल है वो आपको श्रावस्ती के एग्जाम्पल से मिल जाएगा। श्रावस्ती भारत और नेपाल की बॉर्डर पे स्थित एक डिस्ट्रिक्ट है। मैं आपको बता दूं
कि यूपी में सबसे कम लिटरेसी श्रावस्ती की है और यहाँ पे टूरिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है। और जब आप इस सिटी में जाएंगे तो आपको कंट्री वाइज मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज मिलेंगी। मतलब थाईलैंड की अलग, कंबोडिया की अलग, जापान की अलग। इससे हमको ये पता चलता है कि हर एक कंट्री का अपना एक लोकल वर्जन है इन रिगार्ड्स टू बुद्धिज्म। और इन सारी मोनेस्ट्रीज पे आपको इनके रेस्पेक्टिव कंट्रीज के फ्लैग्स मिल जाएंगे। अब देखिए, बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, जिसको कि महाविहार भी बोला जाता था बिकॉज इट वॉज ग्रेटर दैन संघ। इसके बाद सांची एमपी में जो भी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा बोधगया का महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स और औरंगाबाद का अजंता केव्स। अब देखिए, धर्म चक्र दिवस ये 4 जुलाई को मनाया जाता है एंड इट इज टू कॉमेमोरेट बुद्धास फर्स्ट सरमन। ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और वाराणसी के पास एक जगह है डियर पार्क, यहाँ पर इससे रिलेटेड समारोह मनाया जाता है बिकॉज यहीं पर पास में है सारनाथ। अब देखिए, ये जो दिन है इसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी मनाते हैं। इन बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदू ट्रेडिशंस टू रिस्पेक्ट आवर गुरुज। अब बुद्धिज्म के बारे में आपको जानकारी है, बट हिंदूज के हिसाब से गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास ने वेदों को लिखा था। अब जाहिर सी बात है कि एक दिन में किसी ने वेदों को नहीं लिख लिया होगा, बट ये माना जाता है। कुल मिला के दिस डे इज डेडिकेटेड टू महर्षि वेदव्यास। अब देखिए, हाल ही में भोजन कोंडा नाम की एक बुद्धिस्ट साइट न्यूज में थी। इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। इस एरिया में 2 मोनेस्ट्रीज हैं, एक तो भोजन कोंडा और दूसरा लिंगला मेट्टा। बताया जाता है कि ये 3rd सेंचुरी बीसी के साइट्स हैं। इन साइट्स पे हमको बुद्धिज्म के 3 फॉर्म्स मिलते हैं। एक तो थेरावादा पीरियड, जब भगवान बुद्ध जीवित थे एंड ही वॉज कंसिडर्ड अ टीचर। महायान बुद्धिज्म, जो कि एक डिवोशनल टाइप ऑफ बुद्धिज्म था। और यहाँ पर हमको वज्रयान यानी कि तांत्रिक ट्रेडिशन के भी एविडेंसेस मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी साइट से हमको सतवाहना कॉइन्स भी मिले हैं विच डेट बैक टू 1st सेंचुरी एडी।